भी पर्सन किसी ऑफेंस से दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है, एक तो इंडिविजुअली और दूसरा जॉइंटली। जब कोई पर्सन इंडिविजुअली किसी ऑफेंस से कनेक्ट होता है तब हम उसकी लायबिलिटी को बहुत इजीली फिक्स कर सकते हैं, यानी कि हमें पता होता है कि उसी पर्सन ने वो ऑफेंस किया होगा। लेकिन उस कंडीशन का क्या, जब ये पर्सन जॉइंटली किसी ऑफेंस से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि मोर देन वन पर्सन आर कनेक्टेड विद द सेम ऑफेंस, तो इसी को बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी। हेलो एवरीवन, टीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 34 of Indian Penal Code. Also we will discuss what is the difference between common intention and similar intention. तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी को बेसिकली आईपीसी के सेक्शन 34 से 38 तक और आईपीसी के ही सेक्शन 149 में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल ओनली डिस्कस अबाउट सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 34 को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि सेक्शन 34 कोई भी एक इंडिविजुअल ऑफेंस का क्रिएशन नहीं करता है, यानी कि किसी भी एक्ट को कमिट करने के बाद इंडिविजुअली 34 अप्लाई नहीं हो सकता। ये एक एसोसिएट सेक्शन है, यानी कि ये किसी ना किसी ऑफेंस के साथ में लगाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सेक्शन 34 बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है। तो सेक्शन 34 की अगर आप बेयर लैंग्वेज देखें तो इसमें 4 एसेंशियल्स निकल के आते हैं। सबसे पहली बात, एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट से मतलब कि एक ऐसा एक्ट जो कि आईपीसी के किसी भी सेक्शन में पनिशेबल बनाया गया हो। दूसरी बात कि वो क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन्स के द्वारा कमिट किया जाना चाहिए, यानी सेवरल पर्सन से यह मतलब है कि मोर देन वन पर्सन उस एक्ट को कमिट करने में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तीसरी बात कि ऐसा एक्ट सेवरल पर्सन के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किया जाना चाहिए, यानी कि सबका एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। बेसिकली कॉमन इंटेंशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्री डिटरमाइंड प्लान, यानी कि सबने एक मिलकर कोई प्लान किया हो और उसके कंडीशन में आगे उन्होंने वो ऑफेंस किया हो। और दूसरी बात कि इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, इस टर्म को इनिशियली सेक्शन 34 में शामिल नहीं किया गया था, यानी कि जब ये सेक्शन ड्राफ्ट किया गया था तब इसमें ये शामिल नहीं किया गया था। इसे बाद में 1870 के अमेंडमेंट से शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो आखिरी पॉइंट है इसका, वो ऐसी कंडीशन में ये समझा जाएगा कि हर पर्सन उस लायबिलिटी के अधीन है कि मानो वो एक्ट उसने इंडिविजुअली किया हो। इसी को प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी बोला जाता है। बेसिकली जॉइंट लायबिलिटी का मतलब हो गया ऐसा एक्ट जो कई पर्सन्स ने किया हो और उसमें हम लोग ये फिक्स नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली किस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो वहां पे ये प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी एप्लीकेबल होता है, यानी कि हर पर्सन उस लायबिलिटी के अधीन होगा जैसे कि वो एक्ट उसने अकेले किया हो। जब हम सेक्शन 34 पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें 2 केसेस देखने जरूरी हैं जो कि लीडिंग केसेस की लिस्ट में आते हैं। सबसे पहला है वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर और दूसरा है महबूब शाह बनाम एम्परर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर की, जिसमें ये बोला गया है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन का मीनिंग ये नहीं है कि सबने उस एक्ट को ही कमिट किया हो, वो लोग भी इस जॉइंट लायबिलिटी के अधीन आ जाएंगे जो मात्र खड़े रहते हैं और वेट करते हैं। दूसरे केस की बात कर लेते हैं जिसका नाम है महबूब शाह बनाम एम्परर, जिसमें ये बताया गया, पहली बात बोली गई है कि सेक्शन 34 की लायबिलिटी फिक्स करने के लिए कॉमन इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है और एक्यूज ने ऐसा एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन किया हो। दूसरी बात जो इस केस में बताई गई वो ये है कि सेक्शन 34 को एप्लीकेबल करने के लिए प्री डिटरमाइंड प्लान होना जरूरी है और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि वो क्रिमिनल एक्ट इसी प्री डिटरमाइंड प्लान के अधीन किया गया हो। तीसरी बात जो इस केस में डिस्कस की गई वो ये है कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है, इन दोनों में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो इस केस में डिस्कस किया गया वो ये है कि कॉमन इंटेंशन को तब तक कंफर्म नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि मामले की सर्कमस्टेंसेस से डिटरमाइन ना किया जा सके। यानी कि सेक्शन 34 पढ़ने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई कि सेक्शन 34 अपने आप में एक ऑफेंस नहीं बनाती, ये केवल एक रूल ऑफ एविडेंस है और ये हर उस सेक्शन के साथ एप्लीकेबल होती है जहां पे सेवरल पर्सन ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया हो। यानी सेक्शन 34 को किसी भी सेक्शन के साथ लाने के लिए ये भी एसेंशियल है कि एक क्रिमिनल एक्ट कमिट किया गया हो और साथ ही साथ इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि वो एक्ट किया गया हो वो सबका प्री डिटरमाइंड प्लान हो और उसी के फर्दरेंस में वो काम किया गया हो। यानी अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तभी सेक्शन 34 को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज सेक्शन 34 को एप्लीकेबल नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। जैसे कि हम लोगों ने महबूब शाह के केस में देखा कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में मिक्सअप नहीं होना चाहिए, तो उसका डिफरेंस हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। यानी सेक्शन 34 के टर्म कॉमन इंटेंशन की एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स अवेलेबल हों और उन्होंने कोई एक प्लानिंग बनाई हो, यानी प्लानिंग होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है और वो प्लानिंग के
फर्दरेंस में कोई एक्ट कमिट किया गया हो। इसी को कॉमन इंटेंशन बोला जा रहा है अंडर सेक्शन 34। कॉमन इंटेंशन को एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए बी सी 3 पर्सन हैं और डी से उन लोगों की दुश्मनी है और तीनों ने यानी ए बी सी ने तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि डी को इस कंडीशन में जाके उसका मर्डर कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ पे तीनों ने एक योजना के अकॉर्डिंग काम किया, इसीलिए वो तीनों यानी ए बी सी सेक्शन 300 रेड विद सेक्शन 34 के अधीन लायबल होंगे। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं सिमिलर इंटेंशन की। तो सिमिलर इंटेंशन का मतलब है एक जैसा इंटेंशन, यानी यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की जरूरत नहीं है एंड इट डज नॉट रिक्वायर 2 or more पर्सन टू एक्ट ज्वाइंटली। यानी यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग एक सेम एक्ट सेम इंटेंशन से तो कर रहे हैं, मगर वो उस एक्ट को अलग अलग और बिना किसी प्री प्लानिंग के कर रहे हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए और बी 2 लोग हैं जिनकी मिस्टर डी से दुश्मनी है और ऑल ऑफ सडन डी कहीं जा रहा है और ए एक तरफ से आ रहा है, दूसरा बी दूसरी तरफ से आ रहा है, यानी कि एक रास्ते में दोनों आ रहे हैं और उसको मारने की प्लानिंग रखते हुए बिना किसी कोऑर्डिनेशन के ए डी पर एक डंडे से प्रहार करता है और सेम टाइम पे बी डी पर एक चाकू से प्रहार करता है। तो दोनों ने ही एक एक्ट किया विद द सेम इंटेंशन बट अलग अलग किया बिना किसी प्लानिंग के। तो यहाँ पे दोनों जो हैं ए और बी दोनों ही सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग लायबल होंगे बट ज्वाइंटली नहीं होंगे, इंडिविजुअली होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट जरूर करिएगा। और हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सारी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमसे जुड़ने के लिए और हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप वो TOLC को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।